मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने आखिरकार तारीखों का ऐलान कर दिया है। खंडवा लोकसभा चुनाव के साथ रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आ जाएंगे, यानी कि दिवाली से पहले तय हो जाएगा आखिरकार एमपी में किसकी दिवाली मनेगी। नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। प्रत्याशी 8 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे, यानी कि ठीक 10 दिन बाद नामांकन बंद हो जाएंगे और यह तय हो जाएगा इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी हो या कांग्रेस, अब तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। बैठकें भी हो रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार खंडवा लोकसभा सीट सहित 3 अन्य विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। इसको लेकर अंदर खाने पिछले दिनों रणनीति बनी, मंथन भी हुआ और कई बैठकें भी हुई, लेकिन किसके नाम पर मुहर लगेगी कुछ ही दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल आप जरा सिलसिलेवार तारीख जान लीजिए कब क्या क्या होगा। 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। 30 अक्टूबर सबसे महत्वपूर्ण तारीख जब मतदान होगा और फिर उसके बाद 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में आज राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी, जिसके तहत अब कोविड प्रोटोकॉल में चुनाव प्रचार, चुनाव प्रक्रिया, सभा और मतदान होगा। नामांकन से पहले और नामांकन जुलूस के दौरान सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध रहेगा। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 3 गाड़ियों की अनुमति होगी, जबकि नामांकन के लिए जुलूस की अनुमति भी नहीं होगी। वहीं चुनावी सभा के निर्देश के तहत इंडोर होने वाली सभाओं में 200 लोग या 30% की अनुमति होगी। वहीं मैदान में होने वाली सभाओं में 50% क्षमता की अनुमति होगी। रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा जिन्हें पूरी तरह से घेरा या बैरिकेड किया जा सके। तो एक तरफ मध्य प्रदेश की महाभारत उपचुनाव की जंग रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है। दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। बदली हुई परिस्थितियों में कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस सख्त भी हैं और कहां पर रैलियां हो सकती हैं उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जिस जगह पर रैली होगी वहां पर कितने लोग मौजूद रह सकते हैं इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। उपचुनाव के लिए 1 अक्टूबर से आचार संहिता लागू होगी। 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 13 अक्टूबर तक नाम वापसी होगी और 30 अक्टूबर को मतदान होगा। उसके बाद 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब तक ईवीएम के पहले और दूसरे चरण के रैंडमाइजेशन के काम पूरे हो चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनय द्विवेदी ने बताया, कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 190 मतदान केंद्र अतिरिक्त बनाए गए हैं। मतदान दल के सभी सदस्यों को टीका लगाना अनिवार्य है। हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 लोगों को मतदान करने की संख्या निर्धारित की गई है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों की 8 विधानसभाएं शामिल हैं, जिसमें 19,59,436 मतदाता हैं। मतदान के लिए 2,367 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। वोट डालने के हिसाब से हमने बनाया है और जैसा कि निर्वाचन आयोग से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उन निर्देशों के हिसाब से यदि ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाया जाना होगा या कहीं पे कहीं जगह उपलब्ध नहीं है या कोई दूरी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनके आधार पर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। उपचुनावों का शंखनाद होने के तुरंत बाद बीजेपी ऑफिस में एसटी मोर्चा की बैठक हुई। आदिवासियों को साधने के लिए हुई इस बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, सुहास भगत समेत आदिवासी नेता ओम प्रकाश ध्रुवे के साथ कई और नेता भी शामिल हुए। 2018 में बीजेपी से रूठे आदिवासियों को साधने की जुगत में जुटी बीजेपी उपचुनावों में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। बैठक खत्म होने के बाद सीएम शिवराज ने कहा, बीजेपी उपचुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी अपने कामों और योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएगी। वहीं निगम मंडल में नियुक्तियों पर सीएम ने कहा, कभी कभी देर हो जाती है।
सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर भी अब बात जो है इंतजार करना पड़ेगा और नेताओं को कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार समय से चीजें होती रहेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जनजातीय वर्ग की बैठक के बाद कहा कि बीजेपी उपचुनाव में सरकार की जनहित योजनाओं को लेकर मैदान में उतरेगी। जयस के बढ़ते होल्ड के सवाल पर कहा, जयस जैसे संगठनों से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी ही उपचुनाव जीतेगी। एसटी मोर्चे की बैठक बाई इलेक्शन को ही लेकर के नहीं है, संगठन काम का, अनुसूचित जाति मोर्चे के काम का विस्तार, उस पर आज से नहीं, हमारी तो लगातार तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर पैसा कानून, पैसा एक्ट से लेकर घर घर राशन आदिवासी क्षेत्र में पहुंचेगा, घर घर पहुंचेगा, उनको रोजगार मिलेंगे। जितने भी बैकलॉग की भर्तियां हैं उनकी डिक्लेरेशन माननीय मुख्यमंत्री ने की है। कई प्रकार की घोषणाएं, उनको लोगों तक लोग लाभान्वित कैसे हो, इसकी तैयारी के लिए हमारी बैठक है। किसी की चिंता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मन और दिलों को जीतने वाला दल है। उनके लिए आज तक जो किया है भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति हमारी बनी है। उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी आदिवासियों को साधने की कवायद में जुटी है। इसी के तहत रणनीति भी बनाई जा रही है। वन मंत्री विजय शाह ने आदिवासी मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, कंटिया मामा जैसे जनजातीय नायकों के साथ इतिहासकारों ने अन्याय किया। कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से इन लोगों को भुला दिया, जबकि जिन्होंने अंगुली तक नहीं कटवाई उन्होंने देश की आजादी में अपना नाम लिखा दिया। वहीं जयस के मुद्दे पर कहा, जेएनयू से निकली विचारधारा जयस आदिवासियों को भड़का रही है। जो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, उनको हमें मुंहतोड़ जवाब देना है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बलपूर्वक पैसे का लालच देकर किसी का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जनता पार्टी अच्छे कार्यों के कारण से, जो हमारा जो नेतृत्व है माननीय शिवराज जी, उनके अच्छे कार्य हैं, जिसके कारण से हमारी पूरी तैयारी रहती है। 100% हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो सरकार की जो नीति है, रीति है, जिस और काम है, उसके आधार पर जो हमारे नेतृत्व है, उसकी क्षमता है, उसके कारण से हम जो उपचुनाव में सभी सीटों में सफलता हासिल करें। आदिवासी बीजेपी के साथ है, आश्वस्त है? बिल्कुल 100%। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कमलनाथ ने ट्वीट करके जीत का दावा किया। कमलनाथ ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करते हुए लिखा है, कांग्रेस के इन चुनावों को लेकर पूरी तैयारी है, हम समय पर अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। कमलनाथ ने जनता पर भरोसा जताते हुए लिखा, दमोह उपचुनाव की तरह हर हाल में यह चारों उपचुनाव भी प्रचंड मतों से हम जीतेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद कम से कम इन क्षेत्रों में जनता को भ्रमित करने के लिए रोज हो रही करोड़ों की झूठी घोषणाओं, झूठे भूमि पूजन, शिलान्यास, झूठे नारियल फोड़ने पर रोक तो लगेगी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक तरफ बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कमलनाथ हाईकमान के संपर्क में है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभा शेखर ने जीएमपीसी से चर्चा की और दावा किया, कांग्रेस चारों सीटों पर दमोह की तर्ज पर जीत दर्ज करेगी। चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और कमलनाथ भी जल्द ही प्रचार की कमान संभालेंगे। कांग्रेस उपचुनावों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोविड-19 मिसमैनेजमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उसके पहले स्वाभाविक है कि हमारे उम्मीदवारों की घोषणा की जाने वाली है और कमलनाथ जी इस संबंध में हाईकमान से संपर्क में हैं और जितना शीघ्र होगा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। सर, जो सर्वे की बात आप लोग कर रहे थे, क्या वो सर्वे पूरे हो गए, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं? सर्वे पूरे हो गए और सर्वे के साथ इस बात का भी सर्वे हो चुका है कि चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे। जो चारों सीटों का सर्वे कांग्रेस को मिला है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि तीनों विधानसभा की सीट और एक लोकसभा की सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में जाति का मुद्दा एक बार फिर चरम पर है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की जाति पर सवाल उठाते हुए मुद्दे को हवा दे दी है। पृथ्वीपुर में कार्यक्रम के दौरान वी.डी. शर्मा ने कहा, कमलनाथ का प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, कमलनाथ किस जाति के हैं यह भी पता नहीं है। उन्होंने कहा, वो उद्योगपति हैं और प्रदेश में गलती से उद्योगपति की सरकार बन गई। गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी और एक प्रदेश का एक जिसका न पृथ्वीपुर से लेना देना, न भोपाल से लेना देना, न छिंदवाड़ा से लेना देना,
न इस प्रदेश से लेने देना। कहां से आए कमलनाथ, कोई बता सकता है कहां के कमलनाथ? किस जाति के कमलनाथ, कोई नहीं पता। वीडी शर्मा ने कमलनाथ की जाति पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के बाद जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता सैयद जफर ने कहा, उपचुनाव में जनता के बीच जाने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा तो जाति के आधार पर बांटकर फायदा लेना चाहती है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब मध्य प्रदेश को जाति के नाम पर बांटने का काम प्रारंभ कर दिए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पढ़े लिखे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को कमलनाथ जी की जाति के बारे में सवाल करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर कोई मुद्दे नहीं है और कमलनाथ की 15 महीने पुरानी सरकार में जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम हुए हैं, उससे डरी हुई, सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी अब जाति और धर्म के नाम पर वोट लेने का एक बार और असफल प्रयास करना चाहती है। रीवा केंद्रीय जेल में कैदियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली। यहां 3 कैदी आपस में भिड़ गए। इस दौरान ब्लेड से हुए हमले में एक बंदी घायल भी हो गया। इन कैदियों को हाल ही में इंदौर जेल से रीवा शिफ्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि खालिद मोहम्मद और रोशन गुर्जर का शाकिर नाम के कैदी से पुराना विवाद चला रहा था, जिसको लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान ब्लेड से हमले में शाकिर घायल हो गया। पुलिस ने खालिद मोहम्मद और रोशन गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जेल से जानकारी लेगी, फिर जेल से एमएलसी बुलाएगी। एमएलसी के आधार पर उसमें 323 और 294 और 324 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है 2 लोगों के विरुद्ध। खालिद मोहम्मद और रोशन गुर्जर, इन 2 लोगों ने साकिर और चच्चा के साथ मारपीट की है। तीनों ये अपराधी जो जेल में बंद है रीवा में, ये सारे के सारे इंदौर जेल से यहाँ पर ट्रांसफर पे आए हैं। पुराना जो जेल से ट्रांसफर हो सकता है, उनका पुराना के विवाद हो, वहाँ इंदौर जेल से यहाँ पर आए हैं। अभी वो और जो वास्तविकता है, पुलिस उसका पता लगा रही है। राजगढ़ में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती चप्पलों से एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रही है। पिटाई खा रहा युवक लड़की से हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है, लेकिन युवती से उसे लगातार पीट रही है। बताया जा रहा है पिटाई खा रहा शख्स नशे में जा रहा था और इस दौरान वो युवती से टकरा गया। मामले में हुए विवाद के बाद युवती ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उज्जैन के चिमनगंज इलाके में 2 बदमाशों के अवैध मकान ध्वस्त किए गए। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, गुंडा मुक्त अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर अकबर उर्फ खन्ना और अंकुश के अवैध मकान गिराए गए। खन्ना पर 18 केस दर्ज हैं, वहीं अंकुश पर 15 केस दर्ज हैं। दोनों फरार आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। द्वारा गुंडा अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर बदमाशों की चिन्हित सूची जारी की गई थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज थाना चिमनगंज क्षेत्र के 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर पर कार्रवाई की गई है।